और इस लड़ाई का फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने गए थे। और ये लिखी भी हुई है कि 15 अफसर लाइक क्वालिटीज क्या हैं: डिटर्मिनेशन, करेज, स्टेमिना। इस एसएसबी की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी जानते होंगे कि इट इज ऑल अबाउट द 15 अफसर लाइक क्वालिटीज। और ये लिखी भी हुई है कि 15 अफसर लाइक क्वालिटीज क्या हैं: डिटर्मिनेशन, करेज, स्टेमिना। बहुत कुछ सुना होगा आपने। एनडीए सीडीएस की जो बच्चे तैयारी करते हैं या एफकेट की करते हैं या किसी भी डिफेंस फोर्सेस में अफसर बनने का सपना जो देखते हैं, उनके लिए एसएसबी की प्रोसेस मस्ट है, राइट। रिटन टेस्ट में अगर 100 बच्चे पास होते हैं तो 1% फाइनल सिलेक्शन जाता है। ये एक वेल रिकॉर्ड है, राइट, वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रुथ है ये, जिसको कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट अबाउट द रिटन टेस्ट, इट इज ऑल अबाउट द 15 अफसर लाइक क्वालिटीज। अगर ये आपके अंदर है, ऑफिसर बनने की प्रोबेबिलिटी तभी होगी। तो मैं सबसे पहले आज जिक्र करना चाहता हूं कि ये माजरा है क्या, इस एसएसबी की जरूरत क्यों पड़ती है। और जब हम सेना में भर्ती होते हैं सैनिक के रूप में, तो ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है इंटरव्यू की जो 5 दिन तक चलती है। इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस प्रक्रिया को समझना होगा। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए डिफेंस फोर्सेस का काम है कि अपने राष्ट्र की रक्षा करना, और कोई विपत्ति आए तो उसके लिए भी तैयार खड़े रहना, देश के हित में, देश की रक्षा में। तो ये जो एसएसबी का 5 दिन का प्रोसेस है, ये क्यों होता है? सबसे पहले तो ये वाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वाई दिस एसएसबी। तो ध्यान रखना, लड़ाई को जीतने के लिए केवल बल ही पर्याप्त नहीं होता, कुछ बुद्धि का घात, कुछ छल छद्म, कौशल, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ये सारी चीजें लगती हैं, जिनमें इफेक्टिव रीजनिंग की एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, इनिशिएटिव होना चाहिए, करेज होना चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो 15 अफसर लाइक क्वालिटीज है ना, ये वो गुण हैं, इनके होने के बाद ही ये माना जाएगा कि आपके अंदर बुद्धि भी है, कुछ छल भी कर सकते हैं, छद्म भी कर सकते हैं, कौशल का भी सहारा ले सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रेटजी भी कर सकते हैं, इनिशिएटिव भी ले सकते हैं, और करेज के सहारे आप किसी लड़ाई को जीत भी सकते हैं। तो लड़ाई को जीतने के लिए हम कहते हैं ना, सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। अगर मैं इसमें महाभारत का उल्लेख करूं तो महाभारत में आपने देखा था कि भगवान कृष्ण ने 5 निर्वासित बच्चों को अक्षौणी सेना के सामने विजय दिला दी। और इस लड़ाई का फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने गए थे। अब ये आपने सुना होगा कि एक पैरों में बैठा था और एक सर पे जाके बैठ गया था, लेकिन सबसे पहला मौका मिला था दुर्योधन को। दुर्योधन चाहता तो अपनी जीत सुनिश्चित कर सकता था भगवान कृष्ण को अपने साथ मिला के, लेकिन उसने सोचा कि ये अकेला आदमी क्या कर सकता है। और भगवान कृष्ण ने यह भी कहा था, मैं तो निहत्था लड़ूंगा भाई, मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना है, आप चाहो तो मेरी नारायणी सेना ले जाओ, ये उसकी तरफ से युद्ध करेगी। तो दुर्योधन चूंकि तर्क वाला था, लेकिन उस लड़ाई का गणित थोड़ा सा वो अलग था। ये संख्या बल की लड़ाई नहीं थी, ये बुद्धि की लड़ाई थी। और आपको पता है, पांडवों के साथ सेना भी कम थी, 5 निर्वासित बच्चे थे जिनको कि राज्य से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण जैसा मैनेजर मिल गया। वहां मैनेजमेंट की जरूरत थी, वहां प्लानिंग की जरूरत थी, वहां स्ट्रेटेजी की जरूरत थी। और जैसा महाभारत आपने पढ़ा होगा, आपने देखा कृष्ण ने हर जगह कहीं तो छल लगाया, छल का मतलब स्ट्रेटेजी लगाई, कहीं प्लानिंग की कि द्रौपदी को लेके चले गए, क्योंकि उस साइड ऐसे योद्धा थे कि एक योद्धा पूरे 5 पांडवों को खत्म कर सकता था, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो द्रोण हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा भी की थी कि कल के युद्ध में अर्जुन तू नहीं रहेगा, या मैं एक पांडव को मार दूंगा। लेकिन अर्जुन तो चुपचाप सो गया, क्योंकि वो सैनिक था। सबसे बड़ा काम किसका होता है? मैनेजमेंट का, यानी सबसे बड़ा काम किसका होता है? अफसर का। तो वो कृष्ण भगवान ने पूरा युद्ध क्या किया? मैनेज किया। वहां कौन किसके यहां खा रहा है इतनी संख्या में पता नहीं चलती थी, लेकिन सबका सहारा लिया, प्लानिंग बनाई, प्लानिंग के तहत द्रौपदी को भेजा गया, स्ट्रेटजी लगाई, छल छद्म कौशल, ये भी आज के मायने में हथियार हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो बोल के तो नहीं गए, छल से ही किया, छद्म का सहारा लिया, और हमने अपने कौशल से ये कर दिखाया कि अगर हमारी तरफ कोई उल्टी आंख उठा के भी देखेगा तो हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, घर में घुस के ठोकेंगे, घर में घुस के मारेंगे। लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाया? छल छद्म कौशल ये भी आज की डेट में क्या है? हथियार हैं। तो इनके लिए
इनको इस्तेमाल करने के लिए मैनेजर की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट की वो स्किल्स हैं या नहीं आपके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं, स्पीड ऑफ डिसीजन है या नहीं, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप है या नहीं, लाइवलीनेस है या नहीं, ये जितनी भी अफसर लाइक क्वालिटीज आप यहां देख रहे हैं जो कि लिखी हुई हैं, चाहे वो सोशल अडेप्टेबिलिटी है, कॉपरेशन है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिटर्मिनेशन है, करेज है, स्टेमिना है, ये सब यही इंगित करते हैं कि आपके अंदर सोचने की शक्ति कैसी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ये सेशन थोड़ा सा लंबा ना हो जाए तो पहले ही अटेम्प्ट में हम इसको कैसे क्लियर करें, जैसा कि इससे आप देख सकते हैं फ्रंट लाइन जो है आज के टॉपिक की, तो मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई ऐसी दवा तो है नहीं, जैसा कि मैं कहता हूं, कोई ऐसी घुट्टी है नहीं, कोई ऐसी वैक्सीन है नहीं कि आप कोचिंग में मेरे पास आए, मैंने वैक्सीन लगाई और आपके अंदर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को भर दिया गया। ये गुण हैं जो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, ये गुण हैं जो कि धीरे धीरे आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। मैथ्स पढ़ना आसान है, इंग्लिश पढ़ना आसान है, उनमें पास होना भी आसान है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अपने अंदर की 4 बुराई बताइए, कौन कौन सी 4 बुराई हैं आपके अंदर, तो आपको इतना सोचना पड़ेगा, जबकि आदमी बुराइयों का पुतला होता है, उसमें 50 बुराई होती हैं। लेकिन अगर आपके 4 बुराई बताने को कहा जाए तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन वहीं कहा जाए कि इस बच्चे में दूसरे में कितनी बुराई है, तो आप सैकड़ों हजारों बुराई गिना देंगे, क्योंकि लोग दूसरे में बुराई देखते हैं, अपने में अच्छाई देखते हैं। दूसरा, हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी माफ कीजिएगा टीम वर्क से भागना चाहते हैं। डिफेंस फोर्सेस में हमें टीम के साथ रहना है, और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नींव भी टीम पर टिकी रहती है। अगर टीम अच्छी है, टीम में कोऑर्डिनेशन है, टीम में कॉपरेशन है, टीम का लीडर अच्छा है, टीम के लीडर के अंदर रीजनिंग एबिलिटी है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, उसके अंदर कॉपरेशन है, वो अपने साथियों का अप्रिशिएट करना जानता है, सम्मान करना जानता है, तो पूरी टीम उसके साथ इकट्ठा रहती है और उस लीडर के अंडर में काम करने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध रहती है। तो ये अच्छे लीडर की निशानी है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा, चूंकि डिफेंस से बड़ा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन देश में है नहीं, इतनी आर्मी है, इतने ऑपरेशंस होते हैं, एयरफोर्स से बढ़कर तो है नहीं, नौसेना से बढ़कर तो है नहीं, जल थल आकाश, तीनों को जो संभाल रखा है, तीनों के जो गार्जियंस हैं, राइट, और तीनों को जो प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनसे बड़ा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकता, उनसे बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं हो सकती जिसमें कितने एम्प्लॉइज हों, राइट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें कैसे मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है, कैसे ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, जिनके अंदर कम से कम ये क्वालिटीज हों, क्योंकि अगर ये क्वालिटीज होंगी तभी सुनिश्चित होगा कि ये आगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ले जा पाएंगे, और अगर किसी दूसरे देश से लड़ाई हो गई तो इफेक्टिवली हम वो लड़ाई जीत पाएंगे। आजकल इंटेलिजेंस की बहुत वैल्यू है, इंटेलिजेंस विभाग हर चीज में काम करता है, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, आज टेक्नोलॉजी का युग है, आज टेक्नोक्रेसी है। तो टेक्नोक्रेसी में यू बी मस्ट बी अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो रीजनिंग एबिलिटी हमारी इतनी हो कि तत्काल हम समझ जाएं कि किस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्या हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा हो, एक कंपनी हो, एक कोचिंग हो, एक फैक्ट्री हो, उसके वर्कर्स को से काम लेने के लिए और उनसे अच्छा कोऑर्डिनेशन करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी हमें एक अच्छे मैनेजर की आवश्यकता होती है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, ये आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, 2 मिनट, ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है कि इसके लिए अच्छे नहीं, बहुत अच्छे मैनेजर्स की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि अच्छी अच्छी जो कंपनीज हैं, जिनके सैकड़ों हजारों एम्प्लॉइज हैं, उनको आईएम्स वाले मैनेजर हैंडल करते हैं, यानी जिन्होंने कैट के थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसी अच्छी संस्था से अपनी डिग्री एमबीए की हासिल की हो। लेकिन यहाँ फौज वालों को एमबीए कराई जाती है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, चूंकि ये बहुत लंबी पीपीटी है, हम इसको किस्तों में जिक्र करेंगे। अगर ये चीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को विस्तृत करिएगा, और बहुत लंबी चौड़ी पीडीएफ है, उसके पार्ट में हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो क्रक्स समझा, सार समझा कि इस एसएसबी की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि ये ऐसे ऑफिसर्स को तलाश कर रही है, ऐसे मैनेजर्स को तलाश कर रही है जो शारीरिक रूप से ही स्ट्रांग ना हो, बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग हो, रीजनिंग लेवल भी उनका अच्छा हो, करेज भी उनके अंदर हो, लीडरशिप भी हो। केवल फिजिकल से ही काम चलने वाला नहीं है, उनके अंदर स्ट्रेटेजी हो, प्लानिंग हो, मतलब हर
तरह की टेक्निक जो कि मैनेजर के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन फौज का मैनेजमेंट अलग ही है क्योंकि इससे बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है। तो इसलिए हमें इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये शायद 20 पेजेस हैं इस प्रक्रिया से रूबरू होने के लिए। तो अगले टॉपिक में बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं, अपने अंदर क्या परिवर्तन करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आज से अपनी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनानी है, वो मेरे अगले वीडियो का पार्ट रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हो सके तो शेयर करिएगा, एंड थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।